Hello everyone, welcome to Path Shower. In this lecture, we are going to discuss about assumptions of accounting and accounting principles, जिनको accounting concepts भी बोलते हैं. ये accounting point of view से बहुत ही important है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनमें से एक दो MCQ पूछे ही जाते हैं और +1 और +2 के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया है. So coming to the point about assumptions of accounting. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होनी चाहिए कि ये assumptions ऑफ अकाउंटिंग होती क्या है. इन लिटरल मीनिंग दीज आर सम सॉर्ट ऑफ रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड और दीज आर प्रोसीजर्स और अगर हम बात करें अकाउंटिंग में ये दी किन्होंने है. एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड फर्स्ट, इन्होंने 3 एजम्पशन दी है अकाउंटिंग में. एक तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन, दूसरी एक्वरल एंड कंसिस्टेंसी. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है अगर ये एक अकाउंटेंट फॉलो करता है या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है तो उनको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर नहीं करना है. और अगर ये फॉलो नहीं हुई होती है कौन अकाउंटिंग assumptions तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज़ नेसेसरी. तो अगर हम ये बात करें ये डिस्क्लोजर क्या है. अगर उन्होंने कुछ चेंजेस लाई है अपने अकाउंट्स में, अगर उन्होंने कुछ चेंजेस लाई है अपने बिजनेस में या उन्होंने कुछ रूल्स चेंज किए हैं, कोई और नया रूल आया है अप्लाई किया है इन अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में, तो उनको ये डिस्क्लोज करना है कि हमने नया कौन सा चीज़ लिया है. न्यू या एडिशनल थिंग्स जो इन्होंने की है वो उनको डिस्क्लोज करनी है. सो कमिंग टू द पॉइंट दैट इज़ अगर ये अकाउंटिंग assumptions फॉलो हुई है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज़ नॉट रिक्वायर्ड. अगर ये फॉलो नहीं हुई है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज़ रिक्वायर्ड. एंड द फर्स्ट assumption इज़ गोइंग कंसर्न एजम्पशन. इसका मतलब क्या है, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है. तो ये डेफिनेशन आप खुद भी पढ़ सकते हो, तो मैं इसकी लिटरल मीनिंग बताता हूँ और इसका कंसेप्ट बताता हूँ ये क्या है. गोइंग कंसर्न एजम्पशन हमें ये बताता है कि बिजनेस जो है वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने सेटअप किया है और ये कंटिन्यू रहेगा फॉर द फोर्सेबल पीरियड ऑफ द टाइम विदाउट एनी एविडेंस फॉर द डिस्क्लोजर. जब तक कोई इसके कुछ एविडेंस ना हो इसको डिस्क्लोज करने की, क्योंकि बिजनेस हम सेट ही करते हैं किस लिए, फ्यूचर के लिए. हम ये चलाते रहे और इसका तो प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का तो प्रॉफिट मोटिव होता ही है. ये कभी बैंकरप्ट होने की कोशिश नहीं करता क्योंकि बिजनेस का मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट मोटिव. और इसका एम क्या है, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन द बिजनेस. और गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट से ही हम एक चीज़ करते हैं जो हम एसेट्स शो करते हैं बैलेंस शीट में वो हम बुक वैल्यू पे शो करते हैं. बुक वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन या कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन. कॉस्ट जो हमने इसको जिस पे हमने इसे खरीदा है और डेप्रिसिएशन जो मतलब क्या है, वियर एंड टेयर ऑफ द फिक्स्ड एसेट, और जिसको एक साल में या हम कैसे कैलकुलेट करते हैं विद मंथली और एक ईयर में इसका वैल्यू कितना कम हुआ है. और यही गोइंग कंसर्न एजम्पशन हमें क्या बताती है कि जो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में डिफरेंस बताती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में ही डिफरेंस बताती है. तो यहीं पे लिखा है कि गोइंग कंसर्न इज आल्सो टर्म्स एज कंटिन्यूटी. वही मैंने कहा कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन बताती है बिजनेस इज कंटिन्यूड फॉर ए फोर्सेबल पीरियड ऑफ टाइम, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. सो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, जो नेक्स्ट एजम्पशन है वो है कंसिस्टेंसी एजम्पशन. कंसिस्टेंसी एजम्पशन मतलब यूनिफॉर्मिटी इन द रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. यूनिफॉर्मिटी इन
रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, जिस मेथड से हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं या जिस मेथड से हम कुछ कैलकुलेट वैल्यू करते हैं, वो ईयर आफ्टर ईयर हमें फॉलो करनी है। किस लिए फॉलो करनी है? जो हमें इम्पोर्टेंट है, ये इजी कंपैरिजन होगा बिटवीन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल पीरियड्स। अगर हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, अगर हमने एक ईयर में डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट की एंड दूसरे ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट की, तो ये डिफरेंट वैल्यूज शो करेगा। सो ये कंसिस्टेंसी नहीं हुई। कंसिस्टेंसी मतलब अगर हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस स्टेटेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाई ईयर आफ्टर ईयर, हमें क्या वो ही मेथड्स अडॉप्ट करने हैं ईयर आफ्टर ईयर। एंड ट्रांजैक्शंस जो एक कैटेगरी में, उनको हम कंसिस्टेंटली ट्रीट करें वैसे ही फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड्स। सो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। एंड नेक्स्ट क्या है? एक्वरल एंजप्शन। एक्वरल एंजप्शन क्या बताती है हमें? ये हमें समझाता है कि ट्रांजैक्शन जब हमने की उसे उसी टाइम रिकॉर्ड करना है, वेदर हमने कैश रिसीव किया है या नहीं, वेदर हमने कैश पे किया है या नहीं। तो ट्रांजैक्शन मतलब एक्वरल कंसेप्ट क्या बताता है हमें? ट्रांजैक्शन इज डन ऑन ड्यू बेसिस, मतलब ड्यू बेसिस परचेज टाइम। अगर हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट की बात करें, ये हमें बताता है कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड और इनकर्ड, मतलब कि जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हम इनकर करते हैं, मतलब इनकर या अर्न करते हैं, वेदर कैश हमने लिया है या नहीं लिया है। और ये क्या दिखाता है हमें कि जो भी हमने मतलब एसेट परचेज किया है, वेदर हमने उसे कैश पे किया है, मतलब वो हमें क्या उस टाइम लाइबिलिटी बन गई, वो ओब्लिगेशन बन गई, हमने वो पे किया या वहीं पे, या हम वो फ्यूचर में पे करना चाहते हैं, या हमने कुछ सेल की, वेदर हमने उसे कैश लिया है या नहीं लिया, उसे क्या बोलते हैं? एक्वरल एंजप्शन। सो एक्वरल एंजप्शन हैज़ टू डू हाउ द बिजनेस रिकॉर्ड देयर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। वही ये कैसे अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड वो जो रिवार्ड्स या रेवेन्यूज कैसे वो रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस वाज अबाउट अकाउंटिंग एंजप्शन, जो कौन कौन सी है? गोइंग कंसर्न, एक्वरल एंड कंसिस्टेंसी, GAC, गोइंग कंसर्न, एक्वरल एंड कंसिस्टेंसी याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये फॉलो हुई है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर ये फॉलो नहीं हुए तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। सो व्हाट इज नेक्स्ट? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हमें हम इन्हें बोलते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट या फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। तो सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, या हम इसे और एक नाम से जानते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, ये हमें बताता है कि बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर सेपरेट, वो दोनों डिस्टिंक्ट है, वो दोनों अलग अलग है। और इसी सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी की वजह से हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो कैपिटल होती है एंड ड्राइंग्स, ये हमें डिस्टिंक्शन बताती है, कौन? सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। क्योंकि जब भी बिजनेस ओनर इन्वेस्ट करता है मनी इन द बिजनेस, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अगर ये कुछ विड्रॉ करेगा उस बिजनेस से, तो इसे ड्राइंग्स बोलते हैं। तभी जो ये कैपिटल है, ये हम क्या करते हैं? शो एज ए लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। सो यही क्या बताता है? एज पर दिस कंसेप्ट द एंटरप्राइज सेपरेट्स ओनर एंड द अदर पर्सन एसोसिएटेड विद इट, अकाउंट्स आर केप्ट ऑर्गेनाइज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पर्सन एसोसिएटेड विद। जो मैंने आपको कहा कि ये बिजनेस ओनर एंड बिजनेस को डिस्टिंक्ट करता है, और जो इनके अकाउंट्स होते हैं ये भी इनको अलग अलग करता है। इसीलिए हम जो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, वो क्या शो करते हैं? एज ए लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। एंड जो ये विड्रा करता है उसे क्या शो करते हैं? एज ए ड्राइंग्स। और यही सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट जो है, इसने किसकी डेवलपमेंट डाल दी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी
अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या शो करती है हमें? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग शो करती है हमें प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ different subunits of the business, profitability of different subunits of the business। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? मनी मेजर कंसेप्ट या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। सो पहले ही दिन से हम पढ़ते आए हैं मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंस ही रिलेटेड है किससे? मनी से। तो जो भी बिजनेस में मनी में मेजर होगा वही हम रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड एंड सेटल्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। सो मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर। मनी मेजर कंसेप्ट बताता है कि हमें ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज, एक्सपीरियंस, चेयरमैन, मैनेजर एट्सेट्रा रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि उनका मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता ये हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? HRA में, मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। एंड नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन है। क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या बताता है कि every transaction has two aspects, debit and credit। every debit has its corresponding credit। यहाँ क्या बोलते हैं हम इसे? ड्युअलिटी प्रिंसिपल। क्या? ड्युअलिटी प्रिंसिपल। यही हमें शो करता है क्या? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, नोट करके रख देना। जब बिजनेस वाइंड अप होता है, बंद होता है, इफ एनी मतलब अगर होगा, तो उस टाइम ये इक्वेशन कैसे हम लिखते हैं? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। याद रख देना ये वाली इक्वेशन। तो आमतौर पे इक्वेशन कौन सी है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। कौन सा? डेबिट एंड क्रेडिट। एंड अनदर इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट मैंने अभी कहा आपको, मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो बुक वैल्यू पे करते हैं। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जो एक कॉस्ट कंसेप्ट है क्लोजली रिलेटेड है किससे? गोइंग कंसर्न एंजप्शन। क्योंकि वहाँ पे भी हम जो भी एसेट्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं वो किस बेस पे शो करते हैं? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और ये जो कॉस्ट है ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए वैल्यू के साथ। और ये क्या बताता है हमें? कि ट्रांजैक्शन should be recorded at a cost rather than at a subject to arbitrary value, that is the cost concept। और जो ये cost concept है ये वर्क किस पे करता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है किसके बारे में? यही एसेट्स के रिकॉर्ड करने में, क्योंकि जब भी हम एसेट परचेज करते हैं उसमें एक्विजिशन कॉस्ट भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आता है और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी आते हैं। ये सब इसमें इंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। सो हर एक बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड होता है। वो क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमें किस लिए यूज़ करते हैं इस अकाउंटिंग में? ये हमें इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि हम इसे परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस जानते हैं कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा बिजनेस फाइनेंशियली साउंड कितना है। ये नॉर्मली क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसी में एक कंपनी अपना बिजनेस चलाती है, बिजनेस रन करती है और लास्ट में क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करती है। लेकिन हमारी कंट्री में जो बजट है वो 1 फेब को इशू किया जाता है और सितंबर अक्टूबर में ये इसके लिए वर्क की जाती है, क्रिएट किया जाता है और 1 फेब में ये इशू किया जाता है थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर और रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। याद रख देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बजट लिटरली कल आ भी गया है।
कब? 1 फरवरी को। सो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या कौन सा है? एक बिजनेस के लिए 1 अप्रैल 31 मार्च, इसमें आपने इसमें क्या करते हैं, एक बिजनेस रन होता है और वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एंड नेक्स्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये सेम एज एक्वारल कंसेप्ट है। एक्वारल एजप्शन यही बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रेवेन्यूज और recognized or considered to have been earned on the date when it is realized। मतलब जिस दिन हम इस कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए, जिस दिन हमने वो एक्टिविटी की, कौन सी? फाइनेंशियल एक्टिविटी, वो उसी दिन रिकॉर्ड होती है, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। और इसी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के इसी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कौन? इम्प्लीकेशन ऑफ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे कौन बेस्ड है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म बताती है हमें फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस को कंसिडर करना चाहिए, हमें फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस को कंसिडर करना चाहिए, ना कि फ्यूचर पॉसिबल गेन्स और इनकम्स को या फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स को। ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या इसे प्रूडेंस भी कहते हैं। ये क्या है? पॉलिसीज ऑफ एंटिसिपेटिंग फ्यूचर पॉसिबल लॉसेज नॉट फ्यूचर पॉसिबल गेन्स। सो हम क्या इसमें करते हैं? फ्यूचर पॉसिबल लॉस इन कंसिडरेशन लेते हैं, ना कि फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स। एंड नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसमें मैंने आपको पहले ही एक पॉइंट बताया था, कौन सा? फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? अकाउंटिंग एम्स टू कम्युनिकेट ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। जो भी हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ली है या ऐड की है बिजनेस में, वो हमें शो करनी है कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यही क्या? all the information accounting information is to communicate to internal as well as external users according to the principle of full disclosure। all significant financial information must be disclosed। सारी जो financial information on the fair basis अगर हमने important point है, अगर हमने कोई error दिखा दिया इस financial information को प्रेजेंट करने में, तो इसमें अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? रोजी पिक्चर्स मतलब हम गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, हम गलत अमाउंट शो करते हैं, उसको बोलते हैं रोजी पिक्चर्स। आ सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एंड फुल डिस्क्लोजर मीन्स प्रेजेंटिंग ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, नथिंग इज टू बी ओमिटेड मतलब कोई भी चीज़ भूल जाना या कोई भी चीज़ जानबूझकर नहीं दिखाना। एंड नेक्स्ट इज मेटीरियलिटी कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ मेटीरियलिटी रिक्वायर्स दैट फोकस शुड बी ऑन मेटीरियल इंफॉर्मेशन। जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली है वो ऑन टाइम प्रेजेंट होनी चाहिए। रिसोर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड नॉट बी स्पेंड ऑन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इमेटीरियल इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन कौन सी है? मेटीरियल टेंजिबल इंफॉर्मेशन, वो रिलेट नहीं होनी चाहिए किसके साथ? इंटेंजिबल इंफॉर्मेशन के साथ। एंड लास्ट वन इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, जो मैंने आपको अभी कहा, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये कहाँ से निकला है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट से निकला। ये क्या बोलता है हमें? वही फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस को कंसिडर करना, ना कि फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स को, ना कि फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स को। लास्ट में लिखा है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। हुई पॉसिबल लॉसेस के लिए हम क्या रखते हैं? जनरल रिजर्व्स में हम अमाउंट रखते हैं फॉर एंटिसिपेटेड लॉस, जो अगर कोई लॉस आ गया इफ एनी। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंड इट इज रूल्स, जिनको क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स। सो if your concepts are clear, please hit the like button and do subscribe. Thank you for watching this lecture. Have a great day.